Okay guys, let's begin this lecture with regard to DD टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के रिगार्डिंग, है ना। तो इसके अंदर अपन गार के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे और सार का भी देखेंगे, ठीक है। हालांकि सार अपने कोई काम का है नहीं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स, और गार देखेंगे अपन जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। तो ये लेक्चर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जनरली फिक्स होता है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फालतू किसी मतलब फालतू ऐसे टाइम पास करने की बजाय। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ठीक है। तो पहले तो आपको इन तीन चीज़ों का मतलब सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अपन नीचे आएगा वही सीखेंगे, और इसमें क्या है ना, एक वर्ड और आता है टैक्स मैनेजमेंट करके, ठीक है। क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन रहता है ऐसे, मतलब वो उस पॉइंट से रिलेटेड का, ठीक है, अपने को बता देते हैं, इलस्ट्रेशन टाइप्स वो क्वेश्चंस बना देते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स में होता था ना कि ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो इसलिए अपन को टैक्स मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो हमारा है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ठीक है। तो हमें इसके अंदर देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, ठीक है, कि टैक्स प्लानिंग का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ वन फाइनेंशियल अफेयर्स इन सच ए वे that without violating any way of legal provision full advantage is taken and all tax exemption deductions concessions rebates allowance and other relief or benefit permitted under the act so that the burden of taxation of an assessee is reduced to the minimum, ठीक है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम लॉ का कंप्लायंस करते हुए सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, कंसेशंस, रिबेट्स, अलाउंस सब कुछ ले लेंगे और क्या करेंगे, अपना जो टैक्स बर्डन है उसको मिनिमाइज कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है टैक्स प्लानिंग, ठीक है। मतलब टैक्स प्लानिंग करना वैलिड होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ओके सर, ठीक है, टैक्स प्लानिंग हम समझ गए। ठीक है, तो देखो टैक्स प्लानिंग जो अपन ने ऊपर पढ़ा यही है यहाँ पे, अवेलिंग द एग्जम्पशन और टैक्स प्रिविलेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो टैक्स प्लानिंग हम करते हैं वो है ना लॉ के अकॉर्डेंस ही करते हैं। लॉ के अकॉर्डेंस ही करते हैं, वहां पे हम मतलब ऐसे कोई लॉ का वॉयलेशन नहीं करते हैं, तो उसको हम टैक्स प्लानिंग बोल देते हैं कि लॉ के दायरे के अंदर रहकर हम काम कर रहे थे, ठीक है। फिर होता है टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स इवेजन क्या होता है? Tax evasion refer to an attempt to avoid payment of tax by using illegal means। मतलब हम कोई इलीगल तरीका, कोई जुगाड़ निकाल के मतलब जुगाड़ निकाल के नहीं, कोई इलीगल तरीके से हम क्या टैक्स को बचाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। मतलब हम इसमें टैक्स भर ही नहीं रहे, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखो इसे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को अपन ने सही नहीं बताया, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैलकुलेशन, ठीक है, डाउन राइट फ्रॉड्स, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के थ्रू अपन क्या करते हैं, टैक्स इवेजन कर देते हैं। ओके, फिर होता है टैक्स अवॉइडेंस होता है। टैक्स अवॉइडेंस कैसे होता है? बिटवीन टू एक्सट्रीम्स इट एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स प्लानिंग के अंदर तो हम लॉ के दायरे के अंदर रह के काम करते हैं, टैक्स इवेजन के अंदर हम लॉ को तोड़कर काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कोई एक जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, देखो ये जो लिखा हुआ है इसका सिंपल मीनिंग है, लूप होल्स का यूज करके टैक्स बचाते हैं, ठीक है। लूप होल्स का मतलब क्या, हमने पूरा लॉ पढ़ लिया, लॉ के अंदर हमने लूप होल्स निकाले कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, उस कमी को यूज में करते हुए हमने क्या कर दिया, टैक्स बचा लिया, ठीक है। तो हम क्या उसको उसको बोलते हैं अपन टैक्स अवॉइडेंस, ओके। तो अपन ने तीन टर्मिनोलॉजी पढ़ी है अपन ने, अभी क्या पढ़ी, टैक्स प्लानिंग, ठीक है, लॉ के दायरे के अंदर रहकर हम टैक्स बचाते हैं, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। टैक्स इवेजन किसको बोलते हैं? हम क्या करते हैं, लॉ को एकदम साइड कर देते हैं और बिल्कुल, ठीक है, इलीगल तरीके से हम क्या टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है। और फिर होता है टैक्स अवॉइडेंस, हम दोनों के बीच का एक रास्ता निकालते हैं। हम क्या करते हैं, लॉ को पढ़ते हैं, लॉ के जो लूप होल्स होते हैं उसको यूज में लेते हुए हम टैक्स को बचा लेते हैं। फिर एक आता है टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या है? तो टैक्स मैनेजमेंट एक सिंपल सी चीज है, टैक्स मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, टाइमली और प्रॉपर्ली कंप्लायंस ऑफ लॉ करते हैं, ठीक है। मतलब अपन इनकम टैक्स की बात करें तो टाइमली और प्रॉपर्ली हम कंप्लायंस ऑफ लॉ कैसे करेंगे, हम टाइमली रिटर्न भर देंगे, ठीक है। हम टाइमली टैक्स पे कर देंगे, ओके। हम टीडीएस वीडीएस बराबर बराबर काटते रहेंगे, टीसीएस बराबर काटते रहेंगे, ओके, ठीक है। 10,000 का पेमेंट हम कैश में नहीं करेंगे। ये जो टैक्स के, इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है हम उनका कंप्लायंस करते हैं, तो उसी को अपन टैक्स मैनेजमेंट बोल देते हैं। ओके सर, ठीक है, हम इसको टैक्स मैनेजमेंट बोल देंगे। तो हमको टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट समझ में आ गया है। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये देखो कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ टैक्स इवेजन है, ठीक है। मतलब टैक्स को इलीगल तरीके से हम जब
ठीक है बचाते हैं तो उसको अपन टैक्स इवेजन बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, मतलब हमने गलत फैक्ट्स बताए हैं या फिर फैक्ट्स को छुपाए हैं, तो ठीक है वो होता है एक तरीके का टैक्स इवेजन। फेल्यूर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, हमने एक कोई इन्वेस्टमेंट किया उसको बुक्स में दिखाया ही नहीं, ठीक है, तो ये एक टैक्स इवेजन का पार्ट है, वरना ठीक है बुक्स में दिखाएंगे तो इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगेगा इसलिए। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सस्टेन्ड बाय एनी एविडेंस, ठीक है, हमने किसी एक्सपेंडिचर का क्लेम किया, ठीक है, हमने बताया कि हमको यार भाई ठीक है मेडिकल में हमारे पैसे लग गए लेकिन हमारे पास मेडिकल का बिल ही नहीं है, ओके ठीक है। फिर क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमने कोई एंट्री कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उसका कोई मतलब वो फॉल्स एंट्री है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है लीगल वाला। Failure to record any receipts in books of accounts having a bearing on total income, okay, and failure to report any international transaction और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर 10, ठीक है, मतलब हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को अपन ने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर कोई डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन था उसको रिपोर्ट नहीं किया, या फिर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन था, ठीक है, उसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ओके। दिस कंस्टिट्यूट मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ठीक है, ये इन चीजों की वजह से क्या होता है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होती है और ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है पेनल्टी एट द रेट 200%, ठीक है, मतलब जितना आपका अमाउंट होगा उसका डबल अंडर सेक्शन 270A के अंदर, ठीक है, तो ये जस्ट फॉर रेफरेंस अपन ने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ओके सर ठीक है। फिर हमको कुछ कैश फ्लोस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है सर, कुछ कैश फ्लोस वगैरह दे रखे हैं, तो उसके केस में क्या है, तो उसका केस अभी छोड़, ठीक है, और नीचे आते हैं, उसके ऊपर कुछ दे रखा था क्या, ओके ठीक है, 8 पेज नंबर पे कुछ नहीं है, 9 पे कुछ नहीं है अपने पढ़ने लायक, 10 पे 11 पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये डॉक्ट्राइन वाले प्रिंसिपल से ये अपने काम के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए तो अपन उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और आप एक क्विक समरी देख लेना, हालांकि डॉक्ट्राइन की क्या होता है, देखो मैं आपको है ना थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट पे कुछ चीजें ओवरराइड करती है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे ओवरराइड नहीं करती है, मतलब किसका डिसीजन किसके ऊपर ओवरराइड करेगा, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर अपन बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ऑल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल और अथॉरिटीज पे ओवरराइड करेगा, ठीक है, मतलब किसी ने कोई जजमेंट दे दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा जजमेंट है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होती है, एक लार्जर बेंच का जो जजमेंट होता है वो स्मॉलर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है, मतलब पहले किसी स्मॉल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट निकाला था, ठीक है, फिर लार्ज बेंच बैठी उसने कोई जजमेंट निकाला तो लार्ज बेंच का जजमेंट ओवरराइड करेगा, ओके ठीक है, तो लार्ज बेंच का जजमेंट ओवरराइड करेगा। फिर एक और क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एट एन अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब पुराने किसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया था, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आया है अपने पास में, और फिर क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए कुछ नया नया जजमेंट पास किया है, तो भी नया जजमेंट अब है ना इफेक्ट में रहेगा, पुराने वाले जजमेंट को ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर अगर अपन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में क्या होता है, अगर कोई किसी भी दूसरी जो लोअर कोर्ट्स होती है वहां पे किसी ने भी कैसे भी कोई भी जजमेंट पास किया, अगर हाई कोर्ट ने अगर सिंगल जज ने भी कोई जजमेंट दिया है तो वो उन सारी जो भी नीचे वाली जो कोर्ट्स थी, लोअर लोअर ट्रिब्यूनल्स वगैरह, लोअर अथॉरिटीज वगैरह, उन पे ओवरराइड करेगी, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट जो उसके नीचे जो भी आते हैं उनके ऊपर ओवरराइड करेगा। फिर ये होता है कि डिवीजन बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट एंड सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट, सेम हाई कोर्ट के ऊपर किसका जजमेंट ओवरराइड करेगा, तो फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की फुल बेंच का कोई जजमेंट होगा तो फिर वो सिंगल बेंच या फिर डिविजनल बेंच वाली पे ओवरराइड करेगा, ठीक है, और डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो होती है उसका जजमेंट किसके ऊपर ओवरराइड करेगा, तो सिंगल जज ऑफ सेम हाई कोर्ट, ठीक है, मतलब किसी सिंगल जज ने अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई फैसला दिया था उसके ऊपर डिवीजन बेंच बैठी है, डिवीजन बेंच ने अगर कोई जजमेंट दे दिया तो फिर डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट का अपन जजमेंट कंसिडर करेंगे, ओके। फिर अगर अपन एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो फुल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल अगर कोई जजमेंट देती है तो वो ऑर्डिनरी बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल के जजमेंट पे ओवरराइड करेगा, ओके, और अगर नॉर्मल ट्रिब्यूनल कोई देती है तो वो असिस्टिंग ऑफिसर, कमिश्नर और कमिश्नर्स के ऊपर, कमिश्नर अपील्स के ऊपर ओवरराइड करेगा, ओके सर ठीक है, हमको ये पता चल गया कौन किसके ऊपर ओवरराइड करता है यहाँ से, ठीक है। ये क्या सर याद करना पड़ेगा क्या, ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा, इसको फालतू ऐसे दिमाग में खाली बस इसे ठीक है एक बार देख लेना, ताकि क्या है ना कि अपने को फ्यूचर में अपने पास पता रहे कि कौन चीज कौन किसके ऊपर ओवरराइड करता है,
ओके ठीक है। तो अभी अपन ने टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस और क्या देखा था, टैक्स मैनेजमेंट, ये चार चीजें देख ली है। ठीक है, और वो प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइन थे ना, तो वो तो अपन ने कुछ पढ़े नहीं, लेकिन ये क्योंकि समरी अपन ने देख ली थी। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब अपन गार स्टार्ट करते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ओके ठीक है, तो गार का मतलब आप नाम याद रखना है ना, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, मतलब क्या है, सबको गार 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 याद हो जाएगा, लेकिन फिर नाम याद नहीं रहता है बहुत सी बार। ओके सर ठीक है। तो टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट डिफाइंड इन टैक्सिंग स्टैट्यूट। ठीक है, मतलब टैक्स अवॉइडेंस की कोई डेफिनेशन हमको क्या है ना, टैक्स स्टैट्यूट के अंदर नहीं दे रखी, मतलब टैक्स का जो अपने पास बुक बनी हुई है उसके अंदर कोई टैक्स अवॉइडेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर सर टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग हमने कहाँ से निकाला है, टैक्स अवॉइडेंस हमको पता कैसे चला कि इसको टैक्स अवॉइडेंस अपन कह रहे होंगे। तो फिर क्या किया हमने, इंटरनेशनल लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट टेंड्स टू डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेचर के मीनिंग के हिसाब से हमने निकाला टैक्स अवॉइडेंस का मतलब। ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस क्या हो सकता है, टैक्स अवॉइडेंस इन्वॉल्व लीगल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैक्स लॉ। ठीक है, मतलब हमने टैक्स लॉ का लीगल एक्सप्लॉइटेशन किया है। ठीक है, मतलब उसका समझ के और उसमें से लूप होल्स निकाल लिया टू वंस आउन एडवांटेज, खुद के एडवांटेज के लिए हमने क्या किया, उसके एक्सप्लॉइटेशन कर दिया। ठीक है, एवरी अटेम्प्ट बाय लीगल मीन्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, एवरी मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट किया है हमने लीगल तरीके से, जिससे हम क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए या फिर रिड्यूस कर पाए हमारी टैक्स लाइबिलिटी को, विच वुड अदरवाइज बी इनकर्ड बाय मेकिंग एडवांटेज ऑफ सम प्रोविजंस और लेक प्रोविजंस इन ए लॉ। ठीक है, वरना फिर क्या है कि हमको अगर ऐसे नहीं कर पाते हम, तो फिर हमको क्या टैक्स वगैरह देना पड़ जाता। फिर और क्या होता है, एन एग्रीमेंट इंटर इनटू ए सोलली और प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स एडवांटेज। ठीक है, हम किसी एग्रीमेंट के अंदर गए जो कि सोलली उसका पर्पस है, फिर प्राइमरी उसका पर्पस ही क्या था कि हम उससे टैक्स का बेनिफिट, टैक्स का एडवांटेज ले पाए, उस वजह से हमने वो एग्रीमेंट बनाया था। उसके अलावा उसका और कोई पर्पस ही नहीं था उस एग्रीमेंट का। ओके सर ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, फिर क्या होता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स प्रोविजन एम एट कॉम्बेटिंग इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, मतलब जो टैक्स अवॉइडेंस इम्परमिसिबल है उसके ऊपर ये ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, कॉम्बेटिंग मतलब वही लड़ाई होती है, उससे लड़ाई करता है गार अपना। ठीक है, तो गार किससे लड़ाई कर रहा है, इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस, जो टैक्स अवॉइडेंस परमिसिबल नहीं है उससे गार अपना लड़ाई कर रहा है। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। आगे देखते हैं। तो अगर अपन आगे देखते हैं, तो सीबीडीटी वाइड प्रेस रिलीज डेटेड ऑन जनवरी 2027 क्लेरिफाई दैट गार प्रोविजन शेल बी इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2018-19। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2018-19 से मतलब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से गार के प्रोविजंस लगना चालू हो गए हैं। ओके, तो सर 17-18 से पहले फिर क्या चल रहा था, तो 17-18 से पहले सार का प्रोविजन चल रहा था प्रायर टू असेसमेंट ईयर 18-19। ठीक है, असेसमेंट ईयर 18-19 से पहले द एक्ट कंटेंट ओनली स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, सार चल रहा था टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, लेकिन सर सार की प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने देखो इसका नाम ही क्या, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में ही लिखा हुआ था। इस वजह से क्या है ना कि सार को हटा के हम गाड़ लेके आ गए। इसमें क्या होता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इसके अंदर क्या है ना, सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो सार टारगेट नॉन टैक्स प्लानिंग स्कीम। ठीक है, मतलब इन्होंने लिखा है सार क्या करता था, टारगेट करता था नॉन प्लानिंग टैक्स प्लानिंग स्कीम, जो चीजें पता थी उसी प्लानिंग स्कीम के ऊपर सार एप्लीकेबल था, which are commonly used by taxpayer but are not acceptable owing to misuse or abuse of tax laws. ठीक है, and they result in consequences unintended in the law. In the act the following inter alia may be considered specific example of SAR। ठीक है, मतलब आप देख लेना, ये कुछ SAR के एग्जाम्पल से आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर मैं पढ़ के बताना चाहूँ आपको, अगर 40A2 के हिसाब से देखें तो एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी नॉट डिडक्टिबल। ठीक है, मतलब क्या है ना कि आप क्या कर रहे थे, अनरीजनेबल पेमेंट दे रहे हो, अनरीजनेबल पेमेंट दे रहे हो रिलेटेड पार्टीज को, तो वो सार के अंदर एप्लीकेबल हो रहा था आपने। ठीक है, 80IA के हिसाब से देख रहे हो, टैक्स एक्टम एंटिटी टू बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। ओके, फिर क्या है 92 एंड 92F आप देख सकते थे, ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग, जो अभी पवन ने नहीं पढ़ाया हालांकि। ठीक है, 94 क्या होता है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अंदर आप ट्रांजैक्शन करके अवॉइड कर रहे थे टैक्स का। तो ये कुछ स्पेसिफिक, ठीक है, इन्होंने ना चीजें बता रखी थी, उसके रिगार्डिंग हमारा सारा एप्लीकेबल था। ठीक है, लेकिन इन चीजों को अगर छोड़ दो और उसके अलावा किसी तरीके से अगर किसी ने टैक्स बचा लिया, ठीक है, तो फिर क्या है ना कि फिर वो आराम से टैक्स बचा के घूम रहा था एकदम छुट्टा, तो हमने उसको छुट्टा नहीं रहने दिया, हमने उसको बोला कि हम तेरे को भी पकड़ लेंगे, तो हम गार्ड लेके आ गए। ओके सर ठीक है, हम समझ गए, आगे बढ़ो।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे आते हैं अपन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल सेक्शन 95 के हिसाब से। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी क्या होती है गार की सेक्शन 95 के हिसाब से। ठीक है, तो अपन एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार। ठीक है, सेक्शन 95 एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार के बारे में बताता है। प्रोवाइड दैट एन अरेंजमेंट इंटर इनटू बाय एन असीसी। ठीक है, कि कोई अरेंजमेंट है जो कि असीसी इंटर कर रहा है, मे बी डिक्लेयर्ड टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब कोई अरेंजमेंट है जिसके अंदर असीसी इंटर कर रहा है, वो शायद डिक्लेयर्ड हो सकता है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब वो जो अरेंजमेंट है वो इम्परमिसिबल है। ठीक है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग देयर फॉर्म में बी डिटरमाइन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो जो टैक्स अराइज हो रहा है उसका, वो है ना इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, मतलब वो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के अंदर आ रहे होंगे या फिर स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमको तो सार याद नहीं रखना, हमको गार के बारे में ही पढ़ना है। The section start with non-obstacle clauses which means if there is an conflict with provisions of other section। ठीक है, मतलब ये जो अपन सेक्शंस देख रहे हैं इसके अंदर अपन ने क्या देखेंगे कि अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रोविजंस ऑफ अदर सेक्शंस के किसी प्रोविजन के अंदर, देन दिस सेक्शन शैल प्रिवेल अदर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन। ठीक है, मतलब मान लो किसी ने क्या किया, किसी ने पीजीबीपी का इस्तेमाल करके, ठीक है, और टैक्स को बचाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब वहां पे जो प्रोविजन दे रखा था उसके हिसाब से तो वो टैक्स बचा पा रहा था, लेकिन ठीक है गार का प्रोविजन हम अप्लाई कर देंगे और उसको टैक्स नहीं बचाने देंगे इलीगल तरीके से। ठीक है, ओके सर, हम समझ गए। मतलब क्या है कि गार के प्रोविजंस हमेशा ओवरराइड करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स में कुछ लिखा है और गार में कुछ लिखा है, तो गार का प्रोविजन हमेशा ओवरराइड करेगा इनकम टैक्स के ऊपर। ठीक है सर, क्या सार पे भी कर सकता है क्या, या फिर सार दूसरे प्रोविजन पे ठीक है ओवरराइड करेगा क्या? तो ऑब्वियसली अगर सार बना हुआ है तो फिर तो हम सार को ओवरराइड करवा देंगे, लेकिन अगर सार नहीं बना हुआ है तो हम गार को ओवरराइड करवा देंगे। ओके, ठीक है, फिर आते हैं द टर्म अरेंजमेंट रेफर टू। अब इसमें अरेंजमेंट अपन ने पढ़ा है कि ठीक है अरेंजमेंट होगा, तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? तो एनी ट्रांजेक्शन, ऑपरेशन, स्कीम, अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये होगा तो हम उसको अरेंजमेंट मान लेंगे। ठीक है सर, हम समझ गए। हाँ ठीक है, हम समझ गए। तो अब अपन है ना इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके सर, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओके ठीक है, तो वी नीड नॉट रेफर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे लिए कोई काम का है नहीं, तो छोड़ो इसको, छोड़ो, अपन आगे आते हैं सीधे। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं सेक्शन 96 के ऊपर, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, सेक्शन 96 के अंदर क्या होता है? एन अरेंजमेंट द मेन पर्पस और वन ऑफ द मेन पर्पस। ठीक है, या तो उसका मेन पर्पस ही है या फिर मेन पर्पस में, मतलब जो मेन पर्पस है उसमें से एक पर्पस उसका क्या है? ऑफ विच इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। उसका मेन पर्पस क्या है? टैक्स बेनिफिट है, और साथ में ऑल्सो एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, एक तो उसका मेन पर्पस जो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से जो अरेंजमेंट बना था, उसके अंदर क्या है ना, उसका मेन पर्पस तो क्या था? एक तो टैक्स बेनिफिट उठाना, और साथ ही में क्या वो कुछ 4 कंडीशन है उसमें से किसी किसी को भी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो वो 4 कंडीशंस क्या है? तो देखो ये कि क्या है ना कि एक तो आर्म लेंथ वाली कंडीशन है कि मतलब जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आर्म लेंथ पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो उसने सेटिस्फाई कर दिया। या फिर क्या किया है? रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मिसयूज और एब्यूज ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं कि जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिसयूज कर रहे हैं या फिर एब्यूज कर रहे हैं इस एक्ट के प्रोविजन को। इस एक्ट के प्रोविजन मतलब किस एक्ट के प्रोविजन? तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को। फिर क्या हो रहा है? लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस और डिम्ड लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस हो रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर, मतलब क्या कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा? यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये क्या है? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो फिर अपन गार के प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे। या फिर क्या हो रहा है? इज इंटर्ड इनटू और कैरिड आउट बाय मींस और इन ए मैनर विच इज नॉट ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड फॉर ए बोनाफाइड पर्पस। ठीक है, मतलब कोई बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, तो भी हम गार का प्रोविजन अप्लाई कर देंगे। ओके ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे देखा है कि हम टैक्स का बेनिफिट लेंगे। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड आया था वन ऑफ द मेन पर्पस इज टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो सर टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या? तो आओ अपन नीचे देखते हैं टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट अपन को डिफाइन कर रखा है
ए रिडक्शन और अवॉइडेंस और डेफरल ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हम जो टैक्स पे करने वाले थे या तो हमने उसको रिड्यूस कर दिया या फिर अवॉइड कर दिया या फिर डेफरल ऑफ टैक्स मतलब हमने उसको आगे शिफ्ट कर दिया, या फिर कोई भी अदर अमाउंट जो पेएबल था इस एक्ट के अंदर, मतलब टैक्स के नाम से नहीं किसी और अमाउंट से पेनल्टी वेनल्टी थी या फिर कुछ और नाम से कुछ भी था जो हमको इनकम टैक्स वालों को देना था, हमने नहीं दिया, तो उसको हम बोल देंगे टैक्स बेनिफिट। या फिर क्या हो सकता है, एन इंक्रीज इन रिफंड ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। हमको कोई रिफंड मिलने वाला था तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जिसकी वजह से हमको रिफंड ज्यादा मिल जाए, ठीक है। या फिर कोई और अमाउंट मिलने वाला था, ठीक है, इंटरेस्ट का मिलने वाला था, तो हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो उसका मतलब होता है टैक्स बेनिफिट। फिर क्या होता है, ए रिडक्शन इन टोटल इनकम, आपकी जो टोटल इनकम निकलती है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाने वाले होते हैं, अगर उसके अंदर आपने रिड्यूस किया तो वो आपका टैक्स बेनिफिट का पार्ट बन गया। एन इंक्रीज इन लॉस, ठीक है, आपने क्या है ना लॉस ज्यादा दिखा दिया, अगर आप लॉस ज्यादा दिखाओगे तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आपका टैक्स नहीं बनेगा तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं टैक्स बेनिफिट के कुछ, ठीक है, कुछ तरीके जो अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं, जो आपको थोड़ा याद में रखने हैं। ओके, ठीक है, तो हम टैक्स बेनिफिट करेंगे तो फिर वो हो जाएगा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा, फिर अपने ऊपर गार अप्लाई हो जाएगा। ओके सर, द फर्स्ट टेंडेंट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट टेंडेंट एलिमेंट जो अपन ने यहाँ पे 4 एलिमेंट पढ़े थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो फर्स्ट टेंडेंट एलिमेंट अपना क्या है, नॉन आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन किया कोई आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। ओके, ठीक है सर। फिर सेकंड क्या है, मिसयूज और एब्यूज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द एक्ट का हमने क्या किया, मिसयूज किया या फिर एब्यूज किया है, नॉट इंटेंडेड बाय द लेजिस्लेशन, ठीक है, मतलब जो लेजिस्लेचर था उसका कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि तुम ऐसे काम करना, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सर एग्जाम्पल नंबर 1 तो करवाया नहीं, वो इतना कोई रिलेवेंस से नहीं रख रहा था इस वजह से, ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। अंडर द प्रोविजन ऑफ ए टैक्स ट्रीटी, ठीक है, अब टैक्स ट्रीटी क्या होता है, तो टैक्स ट्रीटी मैं आपको बता देता हूँ। टैक्स ट्रीटी होता है हमारा DTAA वाला। DTAA क्या होता है, ठीक है, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA होता है अपना। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी कंट्री के साथ में, ठीक है, एक ट्रीटी बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि ठीक है कुछ टैक्स का ऐसे, अगर कोई टैक्स का कोई केस आता है तो इसको अपन को कैसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है, टैक्स हमारी कंट्री में लेंगे या आपकी कंट्री में लेंगे, ठीक है, ये अपना, ठीक है, DTAA एक चैप्टर आएगा, वहाँ का एक पार्ट होता है, तो हम वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे तो ठीक है मैं आपको छोटा छोटी बता रहा हूँ DTAA क्या होता है, ठीक है, तो टैक्स ट्रीटी जो होता है उसको DTAA भी अपन बोल सकते हैं। ओके सर, हम समझ गए, ठीक है। तो देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ट्रीटी यानी कि DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री F4, एक F4 करके एक कंट्री है और एक इंडिया करके एक कंट्री है, ठीक है, इंडिया यानी अपनी कंट्री, F4 करके दूसरी कंट्री, ठीक है। तो उन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या बना रखा है, टैक्स ट्रीटी बना रखी है, यानी कि DTAA बना रखा है। एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ, ठीक है, इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडिको एन इंडियन कंपनी, मतलब क्या होगा, कोई कैपिटल गेन अगर अराइज होता है शेयर्स को बेचने पर इंडिको के, तो उस जो कि एक इंडियन कंपनी है, वुड बी टैक्सेबल ओनली इन F4 इफ द ट्रांसफरर इज द रेजिडेंट, ठीक है। अगर ठीक है, ये कोई कंपनी कैपिटल गेन कमाती है शेयर्स को बेच के, ठीक है, इंडको कंपनी की जो कि इंडियन कंपनी है, वो सिर्फ टैक्सेबल तभी होगा F4 के अंदर जब क्या है ना कि जो ट्रांसफर यानी कि जो शेयर बेच रहा है वो रेजिडेंट हो F4 का, एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफरर होल्ड मोर देन 10% इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब क्या है ना कि अगर कोई F4 के अंदर शेयर्स खरीद रहा है इंडिको कंपनी के, ठीक है, और इंडिको कंपनी के अगर वो शेयर्स बेचता है और उसको कैपिटल गेन होता है, ठीक है, तो उस कैपिटल गेन को हम टैक्स लगा देंगे अगर वो जो बंदा जो F4 कंट्री के अंदर बैठा है वो F4 कंट्री का रेजिडेंट है, ठीक है। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन दे दी है कि वो जो बंदा है अगर वो 10% से ज्यादा के बेच रहा है तभी हम उस पर टैक्स लगाएंगे, अगर 10% से कम के शेयर बेच रहा है तो हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके सर, ठीक है। 10% इन्वेस्टेड इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ इंडिगो, ठीक है, मतलब आप 10% किसका गिनोगे, तो जो इंडिगो कंपनी उसके टोटल मिला के 10% शेयर, अगर 10% या 10% से ज्यादा शेयर अगर ले लेता है तो फिर हम इस पे क्या कैपिटल गेन वाला टैक्स लगा देंगे, ठीक है, DTAA में हमने लिख दिया। लेकिन अगर सर 10% से कम अगर होल्ड कर रहा है F4 कंट्री में बैठ के वो रेजिडेंट बंदा, तो फिर उस केस में उसके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड,
उसने क्या किया, बिंग रेजिडेंट इन F4, ठीक है, वो F4 कंपनी की रेजिडेंट है, मैक्स एन इन्वेस्टमेंट इन इंडको, ठीक है, उसने क्या किया, इंडको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू टू होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है, इसने अपना दिमाग लगाया, इसने एक के लिमिटेड बनी और एक एल लिमिटेड बनी, किसने बनी, ए लिमिटेड ने, और उसने क्या बोला, उन दोनों कंपनी जो कि उसकी फुल्ली होली ऑन सब्सिडरी थी, उन दोनों कंपनी से उन्होंने क्या किया, जो कि लोकेटेड इन F4 के अंदर ही है दोनों भी, इच सब्सिडरी होल्ड, इसकी जो दोनों सब्सिडरी कंपनी है 9.95% शेयर होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, ठीक है, उन दोनों कंपनी ने क्या किया, पहली कंपनी ने 9.95% होल्ड किया इंडको कंपनी में, और दूसरी कंपनी ने भी 9.95% होल्ड किया इंडको कंपनी में, ठीक है। तो अब दोनों ने 9.95 किया, अब फ्यूचर में जाके जब ये दोनों सेल कर लेंगे, तो जब ये दोनों सेल कर लेंगे तो इन पे कैपिटल गेन लगना था, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है ना कि इन दोनों ने, ठीक है, के लिमिटेड ने भी अपना 10% ही 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट किया, और एल लिमिटेड ने भी 10% से कम ही इन्वेस्टमेंट किया है, इस वजह से द टोटल एडिंग ऑफ टू द टोटल एडिंग टू 19.9% ऑफ इक्विटी ऑफ इंडको, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखें कि इनकी जो होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, तो होल्डिंग कंपनी के हिसाब से तो टोटल उसको 19.9% इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया है इंडिको लिमिटेड के अंदर। द सब्सिडरी सेल द शेयर्स ऑफ इंडिको एंड क्लेम एग्जम्पशन एज इच इन होल्डिंग लेस देन 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी कैन गार इन्वोक टू डिनाई ट्रीटी बेनिफिट, ठीक है, मतलब क्या गार यहाँ पे पिक्चर में आएगा और वो डिनाई कर देगा इस ट्रीटी बेनिफिट को क्या, ठीक है। तो अब अपन चेक करते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो है ना, अगर पहले अपन ने क्या पढ़ा था इनकम टैक्स के अंदर, मतलब पढ़ा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि DTAA के प्रोविजंस इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ओवरराइड कर जाते हैं अगर जो CC है, ठीक है, उसके लिए अगर बेनिफिशियल हो रहा हो तो, ठीक है। तो इस केस में DTAA के जो प्रोविजन थे, यानी टैक्स ट्रीटी के जो प्रोविजंस थे, वो CC को बेनिफिशियल हो रहे थे, तो उसने DTAA के प्रोविजंस को अप्लाई करवा लिया और टैक्स में बेनिफिट ले रहा था। लेकिन फिर क्या किया अपन ने, देखा है कि यार ये तो DTAA का मिसयूज कर रहा है, अगर मिसयूज कर रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, गार को पिक्चर में लेके आएंगे, और गार है ना DTAA के प्रोविजंस को भी क्या करता है, ओवरराइड कर जाता है, ठीक है। तो DTAA के प्रोविजंस को ओवरराइड कर जाएगा गार, तो फिर क्या गार पिक्चर में आ जाएगा, और फिर सारी चीजों को साइड में हटा के अपन गार के प्रोविजंस को अप्लाई कर देंगे। ओके सर, ठीक है, हम क्या बोल रहे हो, कुछ थोड़ा ज्यादा कम समझ में नहीं आ रहा है, कम ही समझ में आ रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन भी ज्यादा समझ में नहीं आया, क्वेश्चन सही से समझाओ, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन सही से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंट्री है F4, ठीक है, अब आ जाना, एक कंट्री F4, एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक DTAA बना है, टैक्स ट्रीटी बना है। टैक्स ट्रीटी क्या बना है, ठीक है, कि अगर कोई कंट्री जो F4 के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, मतलब वो 7 टाइप्स ऑफ पर्सन कोई भी बैठा हुआ है, ठीक है, उसने क्या किया है, वहां का रेजिडेंट बंदा है F4 कंट्री का, उसने इंडिया के अंदर इंडिको कंपनी के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको अपन कैपिटल गेन के अंदर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसने कोई शेयर्स खरीदे, अब शेयर्स को क्या कर रहा था, फ्यूचर ईयर के अंदर बेच रहा था, ठीक है। तो अगर ये फ्यूचर ईयर के अंदर बेचता है तो हम बोल देते हैं कि इस रेजिडेंट बंदे के ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, ओके, ठीक है। इंडिया बोलता है DTAA के हिसाब से कि हम रेजिडेंट बंदे के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल था, ठीक है। फिर ट्रीटी के अंदर हमने ये लिखा है कि हमने क्या लिखा था इंडिया वालों ने, कि ठीक है हम टैक्स तो लगाएंगे, लेकिन अगर ठीक है इसकी होल्डिंग अगर 10% से कम थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर होल्डिंग 10% से ज्यादा होगी तभी हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो इधर जो ये दूसरी कंट्री थी अपनी F4 के अंदर एक कंपनी थी ए लिमिटेड, अब उस ए लिमिटेड को इंडिको के अंदर इन्वेस्टमेंट करना था, और उसको इन्वेस्टमेंट करना था मतलब लगभग 20% के अराउंड, ठीक है, 19-20% के अराउंड उसको इन्वेस्टमेंट करना था। अब इसने देखा कि यार DTAA बना हुआ है, DTAA के अंदर 10% का प्रोविजन है, ठीक है, तो 10% का एग्जम्पशन दे रखा है प्रोविजंस के अंदर। तो इसने देखा कि अगर यार मैं सीधे 19% खरीदूंगी और फिर फ्यूचर में बेचूंगी तब तो टैक्स लग जाएगा, ठीक है, F4 के अंदर कंट्री के अंदर भी DTAA के प्रोविजंस के थ्रू, ठीक है। तो इसने अपना दिमाग लगा, इसने क्या किया, इसके 2 कंपनीज बनाई, ठीक है। ए लिमिटेड ने 2 अपनी सब्सिडरीज कंपनी बनाई, उन सब्सिडरी कंपनी से अलग अलग 9.95%, ठीक है, होल्ड करवा लिया इंडिको कंपनी के अंदर, ठीक है। अब 2 कंपनीज बन गई, ठीक है, ये बड़ी कंपनी थी, ये छोटी कंपनी है, ये दूसरी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो है ना, इन दोनों कंपनीज ने क्या किया, इन दोनों कंपनीज ने मिलके, इसने 9.95, इसने 9.95 इधर इंडको के अंदर होल्ड कर लिया, ठीक है। फ्यूचर ईयर में इसने भी बेच दिया, इसने भी बेच दिया, ठीक है।
फिर जब टैक्स की बारी आई तो DDAA का प्रोविजन इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, ओके। और पीछे जो खड़ी थी ए लिमिटेड, उसको तो मजा आ गया, बल्ले बल्ले होगी। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि उसने 19.9% इन्वेस्टमेंट खरीद के बेच लिया, लेकिन कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ा, ठीक है। लेकिन DDAA के प्रोविजन के हिसाब से तो टैक्स देना था, लेकिन उसका ही बेनिफिट लेके इन्होंने कोई टैक्स ही नहीं दिया। तो ठीक है, अब आओ ये पिक्चर में आपको यहाँ से भी समझाता हूँ, ठीक है। एक कंट्री है अपने पास इंडिया, एक कंट्री है अपने पास F4, ओके। F4 के अंदर एक हमारे पास पर्सन था, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ठीक है। और इंडिया के अंदर था हमारे पास इंडिगो कंपनी। अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बंदा जो कि रेजिडेंट है, ठीक है, तो ये बंदा जो है, ये ए लिमिटेड क्या है, रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट, ठीक है, आर बना देता हूँ, ओके। ये बंदा क्या है, ए लिमिटेड क्या है, रेजिडेंट है। तो हम ट्रीटी के अंदर यही बोल रहे हैं कि अगर बंदा इंडिया और F4 के बीच में अगर कोई बंदा है जो कि रेजिडेंट है, कंट्री F4 का कोई रेजिडेंट बंदा इंडिया के अंदर इंडिगो लिमिटेड के अंदर होल्ड करता है कोई शेयर, अगर 10% से ज्यादा होगा तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे, 10% से कम होगा तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारी ट्रीटी में हमने लिख दिया, ठीक है सर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ए लिमिटेड ने अपना दिमाग लगाया, ए लिमिटेड ने बनाई दो कंपनी, एक बनाई के लिमिटेड, एक बनाई एल लिमिटेड। अब के लिमिटेड इंडिको लिमिटेड में 9.95% होल्ड कर रहा है, एल लिमिटेड इंडिको लिमिटेड में 9.95% होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो सर ये होल्ड कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखो ये तो अच्छा हुआ ना। अब के लिमिटेड की अगर खाली के लिमिटेड की बात करें तो वो बोल देगा मैंने तो 10% से कम होल्ड किया है, तो DDAA के हिसाब से मैं टैक्स नहीं दूंगा, ओके। एल लिमिटेड भी सेम बात कर देगा कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने 10% से कम होल्ड कर रखा है इंडिया के अंदर, ठीक है, मैं कंट्री F4 का रेजिडेंट हूँ और मैंने 10% से कम होल्ड कर रखा है, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो एज पर DDAA हमने के को भी डिडक्शन दिया, एल को भी डिडक्शन दे दिया, ठीक है, मतलब एग्जम्पशन दे दी। लेकिन फिर हमने जब बाद में पता चला इनकम टैक्स वालों को, तो पता चला कि यार इन दोनों की तो होल्डिंग कंपनी एक ही थी, ए लिमिटेड, और ये जो के लिमिटेड और एल लिमिटेड बनाए थे, ये तो बनाए इसी के लिए, इनका मेन पर्पस ही यही था कि ये क्या है ना कि ज्यादा होल्ड करके बेच ले, उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गार को पिक्चर में लाएंगे और गार को DDAA के ऊपर अपन क्या करवाएंगे, ओवरराइड करवा देंगे और ये हटा देंगे कि भाई के लिमिटेड एल लिमिटेड कुछ था ही नहीं, सारा का सारा किया धरा ए लिमिटेड का था। मतलब इन दोनों को अगर मिला दे तो कुछ 19.90% अप्रोक्स कुछ होता है, या फिर 18.90 समथिंग, वो ठीक है जो भी होगा, मतलब देखो ना 0.5 मतलब हाँ बराबर ये हो रहा होगा। 0.5 यहाँ से हटा दो, 0.5 यहाँ से हटा दो, 0.10 हटा दो, यानी 19.90% इसने होल्ड किया था ए लिमिटेड ने, और ए लिमिटेड ने ही बेचा है। तो फिर ठीक है, इस केस में ए लिमिटेड पे हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा अपना, अपना आंसर कैसा बनेगा, ठीक है, एग्जाम में। The above arrangement of splitting the investment through two subsidiary appears to be with the intention of obtaining tax benefit under the treaty, ठीक है। ट्रीटी के अंदर हम टैक्स बेनिफिट लेना चाह रहे थे। फर्दर देयर अपियर्स टू बी नॉन कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं था इन दोनों को बनाने का। इन क्रिएटिंग टू सब्सिडरीज एज दे डू नॉट चेंज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इन्वेस्टर ए लिमिटेड इन एनी मैनर, ठीक है। इट एक्सप्लेन बिजनेस रिस्क और कैश फ्लो, ठीक है, ना तो इसको कोई बिजनेस रिस्क मिला, ना कोई कैश फ्लो वगैरह कुछ हो रहा था, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड रिवील्स ए टेंड एलिमेंट ऑफ एब्यूज ऑफ टैक्स लॉस, ठीक है, मतलब ये क्या करना चाह रहे थे, एब्यूज कर रहे थे टैक्स लॉस को। हेंस द अरेंजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो अवॉइडेंस, ये जो एग्रीमेंट था, ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के थ्रू था बाय इन्वोकिंग गार, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस अरेंजमेंट को हटाने के लिए हम गार को पिक्चर में लेके आ गए, इन्वोकिंग गार, ठीक है, हम गार को लेके आ गए। कॉन्सिक्वेंटली ट्रीटी बेनिफिट वुड बी डिनाइड बाय इग्नोरिंग के एंड एल, ठीक है। हम ट्रीटी का जो बेनिफिट था हम इग्नोर कर रहे हैं के और एल को, और हम उसको डिनाई कर रहे हैं द टू सब्सिडरीज, और बाय ट्रीटिंग के और एल एज वन एंड द सेम कंपनी फॉर टैक्स कंपटीशन पर्पस, ठीक है। या तो हम क्या करें, के और एल को हटा ही दे कि ठीक है हम के और एल को इग्नोर कर रहे हैं कि तुम तो दो सब्सिडरी तुम्हारी होल्डिंग कंपनी है, मेन कंपनी है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, के और एल को मर्ज करके देखें कि ठीक है, के और एल को मर्ज करके देखें कि तुम दो कंपनी नहीं हो, तुम तो एक ही कंपनी, और तुम दोनों ने मिला के 19.9% होल्ड कर रखा था, तो हम तुम्हारे पर ही टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से आपको सेकंड टेंटेड वाला आपको समझा जाता है, मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नॉट इंटेंडेड बाय लेजिस्लेशन। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। और जिसका जो थर्ड टेंडेंट है वो क्या है, एलिमेंट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट विच लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है,
और इस डीम टू लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, या फिर हमको लगता है, हम मान के चलेंगे कि इसमें सही में कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, ये लैक करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फोर्थ एलिमेंट अपन ने पढ़ा था, नॉट एम्प्लॉयड फॉर बोनाफाइड पर्पस, ठीक है, मतलब इसका जो पर्पस था वो एक अच्छा पर्पस नहीं था, बोनाफाइड पर्पस नहीं था, ठीक है। अब बोनाफाइड और मालाफाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपन ने पढ़े थे, ठीक है, बचपन में, बचपन इन द सेंस 6 फाउंडेशन में पढ़े होंगे। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स एन अरेंजमेंट दैट पजेस एबनॉर्मल फीचर्स, ठीक है, मतलब एक अरेंजमेंट है जो कि पजेस, ठीक है, मतलब होल्ड करके चल रहा है एबनॉर्मल फीचर्स, मतलब नॉर्मल फीचर्स नहीं है, तो उसको हम बोल देंगे नॉट एम्प्लॉयड फॉर ए बोनाफाइड पर्पस, मतलब कोई बोनाफाइड पर्पस नहीं है, यानी कि मालाफाइड पर्पस होगा। ओके सर, ठीक है। अब जो अपन ने ये थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा था ना, द थर्ड टेंटेंट वाला, इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस और डीम्ड टू बी लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे दे रखा है, लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस और डीम्ड टू लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। ये देखो सेक्शन 97 के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स और इंक्लूड क्या होता है, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग, ओके, एन अकोमोडेटिंग पार्टी, ओके, ठीक है। It involves the location of an asset or of a transaction or of the place of residence of any party which is without any substantial commercial purpose other than obtaining tax benefit but for the provision of this chapter for a party, okay। फिर क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट अपॉन द बिजनेस रिस्क और नेट कैश फ्लो, ठीक है, मतलब इसके पास कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट ही नहीं है बिजनेस रिस्क का और नेट कैश फ्लो का ऑफ एनी पार्टी to the arrangement apart from an effect attributable to tax benefit that would be obtained, ठीक है, मतलब क्या है ना, इसका मेन पर्पस ही क्या था, टैक्स बेनिफिट लेना, ठीक है, इसका कोई बिजनेस रिस्क नहीं आ रहा था, कोई नेट कैश फ्लो इसका अफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। इसने बनाया ये इसलिए था ताकि क्या इसको बेनिफिट मिल जाए। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए। तो इसके देखो एग्जांपल्स यहाँ पे अपन को थोड़े बहुत दे रखे राउंड ट्रिपिंग वाले, तो अपन देख लेते हैं। इंडिको इनकॉर्पोरेट ए सबको इन एलटीजे, ठीक है, इंडको इनकॉर्पोरेट ए सबको इन एलटीजे यानी लो टैक्स जुरिडिक्शन में विथ इक्विटी ऑफ $100, $100, ओके। सुपको गिव्स ए लोन, ठीक है, सुपको गिव्स ए लोन ऑफ $100 टू अनदर इंडियन कंपनी एक्स लिमिटेड, ठीक है सर, एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। एक्स लिमिटेड क्लेम्स डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू सुपको, ओके, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, देयर इज नो अदर एक्टिविटी इन सुपको, कैन गार इज इन्वोक्ड इन सच केस, ठीक है, गार पिक्चर में आएगा क्या, ठीक है। तो मतलब अपन देखो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ना, मैं नीचे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक नॉन टैक्स ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, मतलब एक ऐसी कंट्री है जो कि नॉन टैक्स ज्यूरिडिक्शन है, एक इंडिया है अपना, ठीक है, एक इंडियन कंपनी है इंडिको, ठीक है, इसको क्या करना था, इसको एक्स लिमिटेड को लोन देना था, ठीक है। तो अगर ये एक्स लिमिटेड को लोन देता, ठीक है, तो एक्स लिमिटेड तो क्या करता, इसको जो पेमेंट करता उसका बेनिफिट उठाता, इसको जो मतलब वो वापस किस्तें पे करता ना, इंस्टॉलमेंट लोन को जो रीपेमेंट करता इंटरेस्ट वगैरह, तो वो जो इंटरेस्ट पे करता उस इंटरेस्ट का ये क्या करता, एक्स लिमिटेड डिडक्शन ले लेता, ठीक है। और जो इंटरेस्ट इंडिगो को मिलता वो इंडिगो की क्या हो जाती, इनकम हो जाती है, और इंडिगो को उस पर टैक्स देना पड़ता, ठीक है। इंडिगो ने अपना दिमाग लगाया, एक नो लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन था, ठीक है, एलटीजे, ये देखो यहाँ पे एन और एल लिखा है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको एल कर लेना, ठीक है। लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन मतलब जहाँ पे टैक्स तो लगेगा लेकिन टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो इंडिगो ने एक सब्सिडरी बनाई लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन में, सुपको, ठीक है। अब इंडिगो ने क्या किया, एक्स लिमिटेड को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करके इंडिगो ने पहले सुपको को पेमेंट किया और सुपको ने एक्स लिमिटेड को पेमेंट किया, ठीक है। जो $100 का जो लोन देना था, इंडिगो ने पहले सुपको को पेमेंट कर दिया, ठीक है, अपनी 100% सब्सिडरी को, और सब्सिडरी ने क्या किया, एक्स लिमिटेड को लोन दे दिया, ठीक है, डेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, इसको बोलेंगे अपन लोन, डेप्ट दे दिया। अब एक्स लिमिटेड क्या करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, तो वो तो सुपको लिमिटेड को दे देगा, ठीक है। तो अब एक्स लिमिटेड को तो बेनिफिट मिल जाएगा इंटरेस्ट का, ओके, एक्स लिमिटेड तो मजे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुपको लिमिटेड है, इसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन की वजह से लो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सुपको लिमिटेड लो टैक्स दे देगा और ठीक है, बाद में इनकम वापस डाइवर्ट कर देगा इंडिगो के पास में, तो इंडिगो के तो मजे हो जाएगी, बल्ले बल्ले, ठीक है, कि टैक्स लगा लेकिन कम लगा, ओके। तो ये कुछ अरेंजमेंट इन्होंने किया जिसकी वजह से क्या कर सके ये टैक्स को बचा पाए, यानी टैक्स का बेनिफिट ले पाए, ओके। तो फिर इसका अपन ने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला,
द अरेंजमेंट अपीयर टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट इनकम बाय इंडको इन केस ऑफ लोन इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय इंडको टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट अपीयर हुआ है टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट, ठीक है, काय के लिए हुआ है कि हम अवॉइड कर पाए पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट हम अवॉइड कर पाए, या फिर इंटरेस्ट इनकम को हम अवॉइड कर पाए बाय इंडको। ठीक है, जो इंडियन कंपनी थी, इन केस ऑफ लोन इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय इंडको और एक्स लिमिटेड। अगर इंडको और एक्स लिमिटेड अगर डायरेक्टली अगर पिक्चर में आ जाते, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर लेते, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। द अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट इन्वॉल्व करती है, क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड। ठीक है, मतलब हमने फंड डायरेक्ट नहीं देके घुमा कर दे दिया। ठीक है, तो घुमा कर दे दिया तो उस केस में ये राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स हो गया। इवन दो द फंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम इंडिगो आर नॉट ट्रैक्ड बैक टू इंडिगो। ठीक है, मतलब मैंने तो आपको बोल दिया कि फंड वापस आ गया, लेकिन मान लो अगर फंड वापस भी नहीं आता, लेकिन फिर भी है तो उसकी सब्सिडरी के पास ही ना। इन दिस केस hence the arrangement may be deemed to be lack of commercial substance। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर एक lack of commercial substance है। Consequently in the case of Indico, SUFCO may be disregard and the interest income may be taxed in the hands of income Indico। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, गार को पिक्चर में लेके आएंगे तो गार क्या करेगा कि सुबको को तो हटा देगा साइड में और बोल देगा कि ये जो इनकम हुई है ये इंडको की हुई है और इसको इंडको के हाथ में ही टैक्स मारो। ओके सर, हम समझ गए। ठीक है सर, हम समझ गए। अब अपन आगे आते हैं अपन एक एग्जांपल नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको इसमें क्या समझ में आता है। तो देखो, वाई लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन C1। ठीक है, एक कंट्री है C1, वहां पे एक कंपनी है वाई लिमिटेड, उसने इनकॉर्पोरेटेड किया। ठीक है, एक कंट्री है C1, वहां पर वाई लिमिटेड है। ओके, इज द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, इट इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, वाई लिमिटेड इंडिया की रेजिडेंट नहीं है। ओके, जेट लिमिटेड इज ए कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, एक हमारे पास इंडिया है एक कंट्री, उसके अंदर एक जेट लिमिटेड है। ओके सर, हम समझ गए। ए लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री F1। ठीक है, अब एक कंट्री थी C1, एक कंट्री थी इंडिया और एक नई कंट्री आ गई। एक नई कंट्री का नाम क्या है, F1। ठीक है, उसके अंदर है एक ए लिमिटेड। अब ये जो कंट्री F1 है ये है लो टैक्स जुरिडिक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर टैक्स लगता तो है लेकिन कम रेट से लगता है। ओके, एंड इट इज 100% सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड। ये जो वाई लिमिटेड थी इसने क्या किया था, ए लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया था लो टैक्स जुरिडिक्शन के लिए, और ये क्या है, 100% सब्सिडरी है वाई लिमिटेड की। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है, वाई लिमिटेड C1 कंट्री के अंदर, F1 कंट्री के अंदर। ओके, ठीक है, हम समझ गए। ए एंड जेड लिमिटेड फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी एक्स लिमिटेड। अब क्या किया, ये जो ए लिमिटेड थी लो टैक्स जुरिडिक्शन वाली और जो जेड लिमिटेड थी इंडिया वाली, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक जॉइंट वेंचर बनाया एक्स लिमिटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाया। आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गार प्रोविजन। ठीक है, जब गार के प्रोविजन आ गया था उसके बाद। देयर इज नो अदर एक्टिविटी इन ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड के अंदर ये जॉइंट वेंचर बनाने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई काम नहीं करती, नो कोई कैश फ्लो भी नहीं होता, कोई रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ इसका एक ही काम था, इसको जॉइंट वेंचर बनाना था। ओके, द इंडिया F1 टैक्स ट्रीटी प्रोवाइड ए नॉन टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द सोर्स कंट्री एंड कंट्री F1 चार्जेस नो कैपिटल गेन्स टैक्स इन द डोमेस्टिक लॉ। ठीक है, कंट्री F1 भी कोई ठीक है कैपिटल गेन चार्जेस नहीं करती है डोमेस्टिक लॉ के अंदर, और इंडिया के और F1 की जो टैक्स ट्रीटी है उसने प्रोवाइड कर रखा है नॉन टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द सोर्स कंट्री। ठीक है, मतलब क्या है ना कि कुछ जो सोर्स कंट्री होगी, ठीक है, इस केस में इंडिया, इसके अंदर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ट्रीटी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो इसके अंदर भी F1 टैक्स नहीं लगाएगी। ओके, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ए लिमिटेड ऑल्सो डिजाइंड एज परमिटेड ट्रांसफर ऑफ वाई लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है कि इसको क्या ऐसा डिजाइन किया है कि ये क्या करेगी, परमिटेड ट्रांसफर, मतलब ए लिमिटेड वाई लिमिटेड को अपना सामान दे सकती है। ओके, परमिटेड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, दैट सॉर्ट शेयर्स आर हेल्ड बाय ए लिमिटेड, ऑल राइट्स ऑफ वोटिंग मैनेजमेंट राइट्स और टू सेल आर वेस्टेड इन वाई लिमिटेड। ठीक है, मतलब क्या है ना कि ठीक है, शेयर्स तो कौन होल्ड करेगा, ए लिमिटेड। ओके,
और उसका जो डिसीजन है, ठीक है, शेयर्स के ऊपर जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वाई लिमिटेड। ए लिमिटेड खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगा। एज पर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जो जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट था उसमें क्या था, 49% ऑफ एक्स लिमिटेड इक्विटी इज अलॉटेड टू ए लिमिटेड एंड 51% अलॉटेड टू जेड लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड है इसका 49% तो हमने ए लिमिटेड को दिया और 51% जेड लिमिटेड को दिया। ओके ठीक है सर। देयर आफ्टर द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड हेल्ड बाय ए लिमिटेड, ठीक है, तो मतलब एक्स लिमिटेड के जो शेयर्स जो ए लिमिटेड ने होल्ड कर रखे थे, सोल्ड टू सी लिमिटेड, उस ए लिमिटेड ने क्या किया, उस एक्स लिमिटेड के शेयर्स को सी लिमिटेड को बेच दिया। ओके, द कंपनी कनेक्टेड टू द जेड लिमिटेड ग्रुप, ठीक है, और जो सी लिमिटेड थी वो जेड लिमिटेड के किसी ग्रुप को से कनेक्टेड थी। ओके ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमको थोड़ा बहुत समझ में आया है क्या क्वेश्चन ने बोला है और क्या इसकी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो देखो ये एक कंट्री है, ओके, ये एक कंट्री है, ओके, और ये एक कंट्री है, मतलब ये एक 3 अलग अलग कंट्रीज है। ओके सर, हम समझ गए। अब देखो इंटरप्रिटेशन अपन निकालते हैं, आंसर किस हिसाब से अपना बनेगा। ओके, तो अपन ने इंटरप्रिटेशन निकाला, द अरेंजमेंट ऑफ राउटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू कंट्री F1, ठीक है, अपन ने क्या किया, राउटिंग किया इन्वेस्टमेंट को थ्रू F1, रिजल्ट इन द टैक्स बेनिफिट, इसी वजह से हमको क्या होगा, टैक्स बेनिफिट। सिंस देयर इज नो बिजनेस पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी ए लिमिटेड, कोई बिजनेस पर्पस तो था नहीं ए लिमिटेड को बनाने का, इन कंट्री F1 कंट्री जो कि लो टैक्स जुरिडिक्शन के अंदर था, विच इज एन LTJ, ठीक है, इट कैन बी सेड दैट द मेन पर्पस ऑफ अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन ए टैक्स बेनिफिट, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेन पर्पस है इसका अरेंजमेंट का, ये क्या है, टैक्स का बेनिफिट लेना। द अल्टरनेट कोर्स अवेलेबल इन दिस केस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर बाय वाई लिमिटेड, ठीक है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इस केस के अंदर देखो है ना, ये जो इनडायरेक्ट वे से जा रहे थे कि ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वाई लिमिटेड ने इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया है एक्स लिमिटेड के अंदर, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ठीक है इनडायरेक्टली नहीं, हम इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। ओके, द टैक्स बेनिफिट वुड बी डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी बिटवीन 2 अवेलेबल कोर्सेस, ठीक है, 2 अलग अवेलेबल कोर्सेस के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द अरेंजमेंट हैव एनी टेंटेड एलिमेंट, ठीक है, तो टेंटेड एलिमेंट तो है ना, इट इज एन एविडेंट दैट देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, टेंटेड एलिमेंट अपन जो 1 2 3 4 करके पढ़ के आए थे ना, तो उसके अंदर थर्ड वाला था, यही तो था, देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस इन इनकॉर्पोरेटिंग ए लिमिटेड एज इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बिजनेस रिस्क, कोई बिजनेस रिस्क नहीं है वाई लिमिटेड के अंदर, और कैश फ्लो ऑफ वाई लिमिटेड। ओके, एज द ट्विन कंडीशन ऑफ द मेन पर्पस बीइंग टैक्स बेनिफिट, ठीक है, मतलब ट्विन कंडीशन ऑफ मेन पर्पस बीइंग टैक्स बेनिफिट, ठीक है, मतलब इसका एक पर्पस तो क्या है, टैक्स बेनिफिट, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंटेड एलिमेंट आर सेटिस्फाई। ओके, गार में भी इन्वोक, ठीक है, मतलब गार पिक्चर में आ जाएगा, मतलब गार के प्रोविजंस को हम अप्लाई कर देंगे। एडिशनली एस ऑल राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय वाई लिमिटेड, ठीक है, जो भी राइट्स वगैरह थे एक्स लिमिटेड के वो कौन एक्सरसाइज कर रहा है, वाई लिमिटेड एक्सरसाइज कर रहा है इंस्टेड ऑफ ए लिमिटेड की जगह। इट अगेन शो दैट ए लिमिटेड लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, मतलब यह वापिस शो कर रहा है कि ए लिमिटेड का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, हेंस इट इज पॉसिबल टू इन्वोक गार इन दिस केस, ठीक है, तो इस केस में पॉसिबल है कि हम गार को पिक्चर में लेके आ जाएं। ओके सर, हम समझ गए, ठीक है सर, हम समझ गए। फिर अपन देखेंगे अब, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो सर अपन देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 98, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है, सीधी बात है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के, अगर कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट अपने सामने आ गया तो सीधा बोल देंगे ना कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे, डिनायल ऑफ टैक्स बेनिफिट, बस इतना ही है अपने पास में कि हम डिनाई कर देंगे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दे रहे तुमको, चलो भगो यहाँ से, ऐसे करके। ठीक है सर, हम समझ गए, ठीक है, हम समझ गए, अब आगे और कुछ, ठीक है, तो मेरे को आपको जो जो बताना था ऐसे ऑलमोस्ट अपन ने क्या कर दिया, लगभग अपन ने चैप्टर फिनिश कर दिया है, ठीक है, तो लगभग सर लगभग क्यों बोल रहे हो, अपन ने तो पूरा ही कर दिया है ना, तो हाँ अपन ने पूरा ही कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अपन क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते अपन को पता चलती है, ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आते हैं और हम उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ताकि क्या है ना कि चैप्टर भी हो जाए क्वेश्चन भी हो जाए, तो अपन टेस्ट योर नॉलेज वाले अपन क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है।
ओके, तो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग आप बता ही देना और टैक्स इवेजन भी आप बता ही देना। ठीक है, टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है, लॉ के दायरे के अंदर रह के हम काम कर लेते हैं। टैक्स इवेजन के अंदर ठीक है, लॉ गया भाड़ में, अपन अपनी अपने हिसाब से अपन देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, फिर सर अपन एक और चीज भी देखी थी, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस था लॉ का यूज में लेते हुए लूप होल्स का ध्यान में रख के हम टैक्स बचा लेते थे। ठीक है, तो ये वाला इसका ऐसा कोई रिलेवेंट है नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। स्पेसिफाई द रीजन। ठीक है, रीजन भी बतानी है। वेदर द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। ठीक है, यानी कि या क्या है, टैक्स प्लानिंग है क्या, तो देखो टैक्स प्लानिंग इन द सेंस क्या, कि लॉ के अंदर है क्या, लॉ में रह के, लो में रहकर। ओके, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट यानी क्या होता है, टाइमली कंप्लायंस। ठीक है, तो टैक्स मैनेजमेंट को इधर लिख देता हूं मैं, टाइमली कंप्लायंस। टाइमली कंप्लायंस, ठीक है। ओके, टैक्स इविजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, टैक्स की चोरी। CHORI, ठीक है, टैक्स की चोरी। ठीक है, बराबर दिख रहा है आपको। ओके, लॉ में रहकर समझ में आ गया, टैक्स की चोरी आ गया। ठीक है, टैक्स कंप्लायंस नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, टाइमली कंप्लायंस आ गया है। ओके, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं अपन, ये लो। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए। ये लो। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए। मतलब इन तीनों का मैंने मतलब भी दिख गया। टैक्स प्लानिंग यानी लो में रहकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। टैक्स मैनेजमेंट यानी हम टाइमली कंप्लायंस कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्ली कंप्लायंस कर रहे हैं। टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, हमको ये समझ में आ गया। अब हमको बताओ। ठीक है, तो अगर अपन मिस्टर पी, ठीक है, क्या है, मिस्टर पी डिपॉजिटेड किए हैं 1 लाख इन PPF अकाउंट। मिस्टर पी कोई है, उसने 1 लाख रुपए PPF अकाउंट के अंदर डाले, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, so as to reduce his total income from 5,90,000 to 4,90,000। ठीक है, तो देखो क्या PPF के अंदर अपन पैसा डाल सकते हैं क्या, तो ऑब्वियसली डाल सकते हैं, अपन अपन पढ़ के आए हैं ये तो, है ना। तो PPF के अंदर अगर हम पैसा डाल सकते हैं, मतलब लो में रहकर अपन ने काम किया है, यानी अपन ने क्या किया, टैक्स की प्लानिंग करी है। ठीक है, तो इसका आंसर अपना कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग बन रहा होगा। टैक्स, PLANNING। ओके, ठीक है। तो सर हम क्या करते हैं, तो हम क्या ना, एक बार है ना, एक बार अपने आंसर सारे यहीं पे लिखते हैं। फिर क्या होगा कि जब हमको लगेगा कि नहीं यार, मतलब लगेगा क्या, ऑब्वियसली हमको लगेगा। ठीक है, हमको क्या बाद में जाके चेक करने हैं आंसर्स अपने। ओके, तो अपन इसको देखते हैं रेड कलर से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर अपना टैक्स प्लानिंग। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर क्या बनेगा, SQL लिमिटेड मेंटेन ए रजिस्टर्ड ऑफ टैक्स डिडक्शन। ठीक है, एट ए सोर्स। ठीक है, मतलब TDS का एक रजिस्टर मेंटेन करके चल रहा है, इफेक्टेड इट टू इनेबल टाइमली कंप्लायंस। ठीक है, टाइमली कंप्लायंस हो रहा है, तो देखो ये कहीं ना कहीं पे देखो टैक्स की प्लानिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं और टैक्स की चोरी भी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, टैक्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रॉपरली कंप्लायंस कर रहे हैं या फिर टाइमली कंप्लायंस कर रहे हैं। ठीक है, ये रजिस्टर रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। ओके सर, हम समझ गए। ओके, ठीक है, तो अपन थर्ड वाला देखते हैं। एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स सेवर डिपॉजिट। ठीक है, ऑफ 1 लाख इन नेशनलाइज बैंक। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, टैक्स पेयर है, उसने क्या किया है, एक टैक्स सेवर डिपॉजिट बनवाया है 1 लाख रुपीज का इन नेशनलाइज बैंक के अंदर। तो बनवाया है उसने टैक्स सेवर डिपॉजिट नेशनलाइज बैंक से। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है ना, कि इस पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, यानी ये क्या कर रहा है, थर्ड वाले के अंदर टैक्स की प्लानिंग कर रहा है। ओके, ठीक है, तो अपन इस पे लिख देते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। ठीक है, अब टैक्स प्लानिंग। ओके, ठीक है, टैक्स प्लानिंग कर रहा होगा। ओके सर, ठीक है, हमको सही से नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया टैक्स प्लानिंग। ठीक है, मतलब सबके आंसर अपन साथ साथ में लिखते चल रहे हैं। ओके, फिर फोर्थ वाला आता है, ए पार्टनरशिप फर्म ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम लेंडर्स डिपॉजिटर इन फॉर्म 15G 15H एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, मतलब इसने क्या किया है, इसने एक डिक्लेरेशन ऑब्टेन किया है फॉर्म 15G और 15H के अंदर, इसको फॉरवर्ड किया है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्या ये कोई टैक्स की प्लानिंग कर रहा है क्या, ठीक है, तो पैसे बचा तो नहीं रहा है। ठीक है, टैक्स की चोरी कर रहा है क्या, तो टैक्स की चोरी की बात नहीं हो रही है। ठीक है,
क्या कंप्लायंस कर रहा है, क्या टैक्स टाइमली कंप्लायंस कर रहा है शायद किसी चीज का, तो हाँ ऑब्वियसली किसी न किसी चीज का है कंप्लायंस कर रहा है, तो ठीक है ये हो जाएगा हमारा टैक्स टैक्स मैनेजमेंट, एमजीएमटी। ओके, टैक्स मैनेजमेंट। फिर देखो, देखो टी की जगह कभी है ना एस लिखा जाए तो ऐसे ठीक है, बोखला मत जाना। तो ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है हाँ, हालांकि टी और एस काफी दूर दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्लो फ्लो में कभी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक कंपनी इंस्टॉल्ड एन एयर कंडीशनर कॉस्टिंग 75,000। एक कंपनी ने क्या किया है, इंस्टॉल किया है एक कंपनी ने इंस्टॉल किया है एसी जिसकी कॉस्ट है 75,000 एट रेजिडेंस ऑफ ए डायरेक्टर एज पर टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट के टर्म्स के हिसाब से डायरेक्टर के रेजिडेंट, डायरेक्टर का जो घर है वहां पर अपन ने क्या किया, 75,000 का एसी लगवा दिया है, इंस्टॉल्ड करवा दिया है। ओके, बट ट्रीट्स इट इज एज फिटेड इन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इन फैक्ट्री। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि हमने ये क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन फैक्ट्री के अंदर कहीं पे लगवाया है। दिस इज विद द ऑब्जेक्टिव टू ट्रीट इट एज प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, ताकि हम इसको एज ए प्लांट कंसिडर कर सके और इस पे हम डेप्रिसिएशन ले। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अंदर लिखा देखा था अपन ने कि हम इस पे डेप्रिसिएशन क्लाइम कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 32 के अंदर। तो सर हम इसको है ना ऐसे प्लांट कंसिडर करना चाह रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या फिर हम इसको कर सकते हैं क्या? तो देखो है ना, प्लांट एंड मशीनरी का अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो वो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर लगा होना चाहिए, ना कि रेजिडेंट बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिडेंट के अंदर लगाया तो वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब यह है कि अगर आप उधर से इधर शो कर रहे हो तो यहाँ नहीं है कि आप कहीं ना कहीं पे टैक्स की चोरी करने की बात कर रहे हो, क्योंकि ठीक है अगर आप टैक्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये टैक्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। ये टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं है, आप लो में रहकर काम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर लो को तोड़कर काम कर रहे हो, टैक्स की चोरी करना चाह रहे हो आप, तो इसको हम बोल देंगे टैक्स इवेजन, EVASION। ठीक है, यही स्पेलिंग है ना, EVASION। ओके ठीक है, फिर अपन आते हैं RR लिमिटेड। RR लिमिटेड एक इश्यूड ए क्रेडिट नोट, उसने क्रेडिट नोट इश्यू किया है ₹80,000 का एज ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रमाना। ठीक है, रामाना। ठीक है, तो एक ब्रोकरेज पेबल थी मिस्टर रामाना को, हु इज सन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, जो कि कंपनी का एमडी है, उसका बेटा है, उसको उसको दिया 80,000 का क्रेडिट नोट। द पर्पज इज टू इंक्रीज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमाना। ठीक है, मिस्टर रमा इसका पर्पज क्या था कि मिस्टर रमाना की तो हम टोटल इनकम बढ़ा दें। ओके, फ्रॉम 11,20,000 टू 12 लाख। ओके, एंड रिड्यूस द इनकम ऑफ RR लिमिटेड कोरस्पॉन्डली। ठीक है, तो RR लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करे, खुद की इनकम को तो कम कर देगी, ठीक है, और क्या करेगी, उस मिस्टर रवाना की इनकम बढ़ा देगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो देखो इस केस में 80,000 से कंपनी की इनकम कम हो, RR लिमिटेड कंपनी की इनकम कम हो रही है, तो कंपनी को थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो ठीक है सर, आप लोग सोचोगे तो ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, कंपनी कम देगी तो क्या हुआ, मिस्टर रमाना के ऊपर टैक्स लग जाएगा ना। तो देखो 115 BAC फॉलो कर रहा है और अपन को पता है कि 12 लाख तक तो रिबेट ही मिल जाती है। ठीक है, 12 लाख तक तो रिबेट ही मिल जाती है। ठीक है, 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख 5%, ठीक है, 8 से 12 लाख 10%। ओके ठीक है, तो 5% और 10% जब अपन मिलाएंगे तो 40,000, 60,000, और 60,000 की तो रिबेट मिल जाती है 87A के अंदर, तो रिबेट मिल जाएगी, तो फिर तो इसमें 12 लाख तक कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इलीगल तरीके से। ठीक है, इनकम को डाइवर्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो डाइवर्ट करके बता रहे हैं, इसका मतलब ये साफ साफ क्या कर रहे हैं, टैक्स 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 इवेजन, EVASION। ओके सर, हम समझ गए। फिर देखो एक लास्ट में क्या लिखा है, एक कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ ऑफ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑन ए मंथली बेसिस बिफोर ड्यू डेट। ओके ठीक है, तो ये कोई टैक्स की प्लानिंग नहीं है, ये टैक्स का एक मैनेजमेंट हो रहा होगा। ओके, ये हो रहा है टैक्स का मैनेजमेंट। ठीक है, इसने क्या किया है, प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। ओके ठीक है, अगर इसमें भी कोई ऊपर नीचे होता है तो अपन ठीक है आंसर्स में देख लेते हैं। तो देखो पहला वाला जो था, मिस्टर पी ने डिपॉजिटेड किया था 1 लाख रुपीज PPF के अंदर, तो वो एक टैक्स की प्लानिंग थी। तो आओ अपन चेक करते हैं अपना आंसर क्या मैच कर रहा है क्या, तो ऑब्वियसली अपना आंसर मैच कर रहा है। देखो ये टैक्स की प्लानिंग है, डिपॉजिटेड मनी इन PP एंड क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से ही है, मतलब अपना टैक्स प्लानिंग सही है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था, ठीक है, SQL मेंटेन रजिस्टर, रजिस्टर अगर अपन मेंटेन करते हैं, टाइमली कंप्लायंस करते हैं, तो ये टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके ठीक है, तो देखो आओ इधर टैक्स मैनेजमेंट, मेंटेनिंग ए रजिस्टर ऑन पेमेंट सब्जेक्ट टू TDS हेल्प्स इन कंप्लाइंग विद ऑब्लिगेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर थर्ड वाला आते हैं,
थर्ड वाला अपन देखते हैं, एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स एवर डिपॉजिट 1 लाख इन नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, ये टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। ओके ठीक है, देखते हैं अपन टैक्स प्लानिंग। ये सेक्शन 80C के अंदर इसका डिडक्शन ले लेगा प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। फिर अपन आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन लिया है 15G15H का और फॉरवर्ड कर रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी का, तो एक टैक्स मैनेजमेंट है। तो देखो यहाँ पे देखो ये टैक्स मैनेजमेंट है। क्या है, ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम लेंडर डिपॉजिटर फ्रॉम, ठीक है, by partnership firm and forwarding the same to the income tax authority is the nature of compliance with statutory obligation। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन होती है पार्टनरशिप फर्म की, उसकी वजह से उसको फॉर्म 15G और 15H देना पड़ता है इनकम टैक्स अथॉरिटी का। तो ये कंप्लायंस ऑफ लॉ हो रहा था, दैट्स व्हाई इट्स अ टैक्स मैनेजमेंट। ओके सर ठीक है। फिर ये 75,000 का ऐसी घर पे इंस्टॉल करवाया, फैक्ट्री में बता रहे थे, तो देखो इस केस में अपना क्या हो रहा था, टैक्स इवेजन हो रहा था। तो देखो आओ टैक्स इवेजन, air conditioner fitted in the residence of a director as per terms of his appointment would be furniture qualifying for depreciation at the rate 10%। ठीक है, मतलब ठीक है वो उसके रेजिडेंस पे मिल जाएगा लेकिन 10% की रेट से मिलेगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर एन एयर कंडीशनर फिटेड इन फैक्ट्री वुड बी प्लांट क्वालिफाइंग फॉर हायर डिप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री के अंदर करते हो तो 15% की आपको डिप्रिसिएशन की रेट मिलती है। ओके ठीक है। The wrong treatment unjustified increase the amount of depreciation and consequently reduce profit and consequent tax liability। Treatment of air conditioner fitted at the residence of a director as a plant fitted at the factory would be tent amount to furnish a false particular in an amount of to evade tax। ठीक है, टैक्स को बचाने की कोशिश की जा रही थी। ओके सर, हम समझ गए। ठीक है, फिर अपन आते हैं 6 वाला जो पॉइंट था अपना, उसके अंदर कंपनी ने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया था और किसी मिस्टर रमाना की इनकम को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी टैक्स इवेजन का पार्ट है, इसमें भी अपन इवेट कर रहे हैं टैक्स को। इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 टू ब्रोकरेज में मिस्टर रमाना टोटल 12 लाख। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूस द कंपनी टोटल इनकम। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कंपनी बाय रिकॉर्डिंग ए फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन। एक फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके ये टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ओके सर, हम समझ गए। इसके आगे देखो क्या लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है, द कंपनी इज लायबल टू टैक्स रेट एट द रेट 30%, 25%, 22% एट द केस में भी। ओके, whereas Mr. Ramana would not be liable to pay any tax as per default tax regime under section 115 BSC since his total income does not exceed 12 lakh, जो मैंने आपको बताया था। Consequently to which he would be eligible for tax rebate। ओके, उसको टैक्स रिबेट मिल जाएगी ऑफ द एंटायर टैक्स अमाउंट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, मैंने आपको बताया था 60,000 का 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है 115 BSC के अंदर। रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय रिकॉर्डिंग ए फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन वुड टेंड अमाउंट टू टैक्स इवेजन। ओके ठीक है, और लास्ट वाले केस में अपन ने बोल दिया था शायद टैक्स मैनेजमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ देख, कंपनी अगर प्रोविडेंट फंड, ठीक है, अपने कंट्रीब्यूशन कर रही है खुद का और एम्प्लॉय का मंथली बेसिस बिफोर ड्यू डेट, तो ये टैक्स मैनेजमेंट है। Remittance of own contribution PF or employee contribution PF on a monthly basis before due date is proper compliance with a statutory obligation। ओके ठीक है सर, हम समझ गए। फिर आओ 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 आओ, ठीक है, आओ देखो थर्ड वाला अपने को नहीं देखना है, फोर्थ वाला एक्चुअल में क्या है ना कि देखो कार अप्लाई होगा क्या। ठीक है, तो गार का अप्लाई होने से पहले देखो यहाँ पे क्या है ना, सार अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने कोई काम का है नहीं। फिर अपन 5th और 6th क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हमको क्या समझ में आता है। ए चॉइस इज मेड बाय कंपनी बाय एक्वायरिंग एन असेट ऑन ए लीज और आउटराइट परचेस। द कंपनी क्लेम्स डिडक्शन फॉर लीज रेंटल इन केस ऑफ एक्विजिशन थ्रू लीज रादर देन डेप्रिसिएशन एज इन द केस ऑफ परचेस ऑफ द असेट्स। ठीक है, वुड द लीज रेंट पेमेंट बिंग हायर देन डेप्रिसिएशन बी डिसअलाउड एज एक्सपेंस अंडर गार। ठीक है, मतलब एक कंपनी ने क्या किया, ठीक है, एक असेट को परचेस कर सकती थी, तो उसने क्या किया, उसको परचेस नहीं करके उसको लीज पे ले लिया। ठीक है, तो अब वो जो लीज के रेंट का जो पेमेंट करती है, आप उस रेंट का डिडक्शन लेती है। ठीक है, अगर परचेस कर लेती तो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेती। ठीक है, तो अब क्या है ना कि जो लीज का पेमेंट हो रहा है वो तो लीज के रेंट का जो पेमेंट हो रहा है वो रेंट का पेमेंट तो हायर हो रहा होगा डेप्रिसिएशन से ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या हम गार्ड लगा के, ठीक है, इसके लीज के रेंट का पेमेंट को डिसअलाउड कर दें क्या, कि चूंकि डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हायर हो रहा है, हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट तक का ही एग्जम्पशन दें इनको। ओके ठीक है, तो उस केस में अपना आंसर क्या बनता है देखो, वैसे ये एक टैक्स प्लानिंग होगी। गार प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई। ठीक है, इन दिस केस
द टैक्स पेयर merely makes a selection out of option of available in him provisions of the act which is eligible to satisfy the stipulated condition if even if the choice of such a result of lower tax of liability the same is result of tax planning। ठीक है, तो इन्होंने एक टैक्स प्लानिंग करी है, कोई प्रोविजंस का ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, या फिर किसी लूप होल का यूज नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने बोला मतलब इनकम टैक्स के अंदर लिखा हुआ है अगर आप लीज पे रहते हो तो हम आपको रेंट पे, ठीक है, रेंट अप्लाई कर देंगे एग्जम्पशन के लिए, डिडक्शन के लिए। और ठीक है, अगर आप फुल्ली अगर खरीद लेते हो, अगर आप उसके ऑनर कहलाते हो तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने देंगे। ठीक है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, इसमें कौन सा लूप होल निकाला, इसमें कोई लूप होल थोड़ी ना निकाला, कोई टैक्स थोड़ी ना बचाया। ठीक है, अगर खरीद लेते तो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, अगर किराए पे लिया है तो किराए की चीज, किराए का पैसे का डिडक्शन ले लेंगे। ओके सर, हम समझ गए। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है। अब अपन आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट इनकॉर्पोरेशन इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री F1। ठीक है, कोई मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट है जो कि कंपनी है किसी कंट्री F1 के अंदर। ओके, ठीक है, आपको है ना, मतलब इसका कोई डायग्राम नहीं है तो अपन को ऐसे ही समझना पड़ेगा। इट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, F1 कंट्री है। ठीक है, तो अपन कंट्री F1 नहीं मान के अगर मान लेते कोई रशियन कंट्री है जिसके अंदर एक मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट बैठा है, रशिया के अंदर एक मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट बैठा है F1 कंट्री की जगह। इट रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम लवली रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। ठीक है, इस रशियन को मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट जो कि रशिया के अंदर है, इसको क्या हुआ है, एक इंडियन कंपनी जो कि लवली रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ठीक है, उससे एक ऑफर रिसीव हुआ है फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्ट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, क्या आप ऑल ओवर इंडिया में हमारे रिसोर्ट्स जो है उनको डिजाइन और डेवलप करो। ओके, तो इंडिया और F1 जो है कंट्री, ठीक है, मतलब इंडिया और रशिया जो है उसके अंदर एक टैक्स ट्रीटी बना हुआ है, DTAA बना हुआ है। ठीक है, अच्छी कंट्री, हमारी फ्रेंड कंट्री, DTAA बन सकता है। प्रोवाइड दैट आर्किटेक्चरल सर्विसेज आर टेक्निकल सर्विसेज एंड पेमेंट फॉर द सेम टू द कंपनी में बी टैक्सड इन इंडिया। ठीक है, अगर आर्किटेक्चरल जो सर्विसेज है वो टेक्निकल सर्विसेज है और उसका अगर कोई पेमेंट होता है तो वो टैक्स हो जाएगा इंडिया के अंदर। ठीक है, उसका हम इंडिया के अंदर टैक्स ले लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। However, if such professional services are provided by a firm or individual, ठीक है, लेकिन अगर ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज है अगर ये कोई फर्म देती है या कोई इंडिविजुअल देता है तो देन पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज आर टैक्सेबल ओनली इफ द फर्म और हैज ए फिक्स्ड बेस इन इंडिया। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर ये सर्विस कोई फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल देता है तो उस केस में क्या होगा कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो तभी लगाएंगे जब फर्म उसका बेस इंडिया के अंदर हो या फिर उसका जो पार्टनर है या फिर कोई एम्प्लॉय है वो इंडिया के अंदर 180 डेज रहता हो। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में वो 180 दिन अगर इंडिया के अंदर रहता है तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। या फिर अगर कोई फर्म थी तो फर्म का अगर फिक्स्ड बेस इंडिया के अंदर है तो लगा देंगे, या फिर उसका कोई पार्टनर अगर यहाँ पे 180 डेज रह रहा है तो लगा देंगे, कोई एम्प्लॉय 180 डेज रह रहा है तो लगा देंगे। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लोज डज नॉट एग्जिस्ट इन टैक्स ट्रीटी। ठीक है, और इसके जो बेनिफिट है उसके लिमिटेशन के लिए कोई क्लोज नहीं दे रखा है DTAA के अंदर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओके, F1 को हम रशिया मान के चल रहे हैं। ओके, मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट जो कि एक कंपनी थी उसने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं डायरेक्ट दूंगा तो टैक्स लग जाएगा इंडिया के अंदर, तो उसने क्या किया, उसने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई विथ अ थर्ड पार्टी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के अंदर। ठीक है, अब पार्टनरशिप की बात आ गई तो देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या होते हैं, 2 लोग होना जरूरी होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पर्सन्स आर कंपल्सरीली हैविंग ओनली अ नॉमिनल शेयर ऑफ F1। तो ठीक है, उसने क्या किया, ग्लोबल आर्किटेक्ट ने पार्टनरशिप बने हुए, पार्टनरशिप के अंदर क्या किया, एक थर्ड पार्टी को लेके आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्टी कौन थी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर कोई थर्ड पार्टी बना जाए तो एक पार्टी तो बन गई है ग्लोबल आर्किटेक्ट, दूसरी पार्टी बन गई है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर वो डायरेक्टर और वो ग्लोबल आर्किटेक्ट दोनों ने मिला के एक फॉर्म बना ली। ओके सर, हम समझ गए। ठीक है, और हैविंग ओनली नॉमिनल शेयर ऑफ F1। ठीक है, मान लो कि 99.99% तो इसने, मतलब 90% ग्लोबल आर्किटेक्ट ने रख लिया, 10% डायरेक्टर को दे दिया। ओके, द फर्म इनटू एन एग्रीमेंट टू कैरी आउट द सर्विस इन इंडिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ग्लोबल आर्किटेक्ट खुद से नहीं जाके क्या कर रही है, उस फर्म को बोल रही है कि फर्म तू एक काम कर, रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से बातचीत कर और उसका काम कर दे। ठीक है, उसको प्रोफेशनल सर्विस दे दे और पैसा ले ले, तो उससे क्या होगा, उससे टैक्स नहीं लगेगा। द कंपनी सेकेंडेड इट्स ट्रेड मैन पावर टू द फर्म। ठीक है,
अब इस कंपनी ने क्या किया, अपने जो मेन पावर थी, जो ट्रेंड मेन पावर थी, उसको फर्म को दे दिया ताकि फर्म उससे काम करवा सके। ठीक है, दस द पार्टनरशिप फर्म क्लेम्ड द ट्रीटी बेनिफिट एंड नो टैक्स वाज पेड, कैन सच एन एग्रीमेंट इज एग्जामिन्ड अंडर द गार। ठीक है, तो मैं आपको वापस से क्या है ना कि समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक कंट्री है रशिया, एक कंट्री है इंडिया। ठीक है, दोनों के बीच में एक टैक्स ट्रीटी बना है। ठीक है, क्या लिखा है कि अगर कोई इंडिया के अंदर सर्विस लेता है, अगर अगर एक रशिया है, एक इंडिया है, अगर इंडिया के अंदर कोई सर्विस लेता है किससे, रशियन लोगों से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर टैक्स लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस लेगा इंडिया के अंदर तो इंडिया वाले पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे कि पेमेंट कर रहे हो तो हमको भी तो पैसा दो। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले टैक्स लगा देंगे। ओके, दोनों के बीच में ट्रीटी बनी थी, डिसाइड हो गया, पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, पर इस ट्रीटी DTAA के अंदर एक प्रोविजन लिखता है। प्रोविजन क्या लिखा कि रशिया के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म सर्विस देता है और फिर अगर इंडियन लोग पेमेंट करते हैं तो उस केस में एग्जाम्पशन लग जाएगी, एग्जाम्पशन दे देंगे आपको, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ताकि रशिया भी खुश रहे और इंडिया भी थोड़ा यूं के फ्रेंडशिप बनी रहे हमारी। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से ठीक है एक क्लोज दे दिया कि अगर कोई फर्म या फिर इंडिविजुअल देता है तब तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी वगैरह अगर कोई देती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम टैक्स लगा देंगे। ओके, ठीक है, तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब इस रशिया के अंदर एक कंपनी थी, एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट। ठीक है, ग्लोबल आर्किटेक्ट पूरे ग्लोबल के अंदर वर्क करती थी। उसने देखा कि यार एक कंपनी है लवली प्राइवेट लिमिटेड करके, लवली रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि इंडिया के अंदर है, और वो बोल रही है कि हमारे रिसोर्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट कर दो पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आने वाला है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि यार खुद से अपन करेंगे तो हमको तो टैक्स लग जाएगा इंडिया के अंदर, तो हम क्या करते हैं, खुद से नहीं करके हम करते हैं कि हम एक फर्म बना लेते हैं। तो इसने क्या किया, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने एक फर्म बनाई। ठीक है, इस फर्म के अंदर क्या करते हैं, फर्म के अंदर दो पार्टनर होता है, पार्टनरशिप फर्म बनाई तो ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर मैंडेटरी। तो एक पार्टनर तो ये खुद रह गया मैसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा पार्टनर क्या किया, अपने ही डायरेक्टर को बिठा दिया सामने कि अपने ही डायरेक्टर को बिठा देंगे, अपन दोनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। 90% ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने रख लिए होंगे और 10% ठीक है इसको दे दिए होंगे डायरेक्टर को। ठीक है, मतलब एक नॉमिनल शेयर दे दिया, वहाँ पे नॉमिनल लिखा है, कोई परसेंटेज नहीं दिए। हम ये मान लेते हैं कि 90 और 10 का रेशियो दे दिया होगा। ठीक है, या फिर 95 और 5 का रेशियो दे दिया होगा, कुछ भी रेशियो दे दिया होगा। ठीक है, सब्सटेंशियल पार्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड रखता है, छोटा मोटा पार्ट डायरेक्टर को दे देता है। ठीक है, और वो दोनों क्या करते हैं, अब वो जो फर्म है, वो फर्म है ना लवली प्राइवेट लिमिटेड से ठीक है कोऑर्डिनेट करती है और सारी सर्विसेज लवली प्राइवेट लिमिटेड को देती है। ठीक है, किसके थ्रू देगी, एम्प्लॉयज के थ्रू देगी अपने फर्म। ठीक है, तो इस फर्म में एम्प्लॉय भी कहाँ से आ रहा है, वो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो अपने स्किल्ड एम्प्लॉयड है ना, ठीक है, ट्रेंड एम्प्लॉयड है, उनको यहाँ पे फर्म के अंदर भेज रही है और फर्म के थ्रू वो सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब पेमेंट की बारी आएगी तो लवली प्राइवेट लिमिटेड जब फर्म को पेमेंट करेगी, ठीक है, तो DTAA का प्रोविजंस को यूज में लेते हुए ये क्या करेगी, फर्म टैक्स का बेनिफिट ले लेगी। ठीक है, फर्म टैक्स पे नहीं करेगी। ओके, ठीक है, तो हमको लगा यार ये फर्म तो टैक्स पे नहीं कर रही है, तो अब इस पे टैक्स लगाना है, तो हम चेक कर रहे थे कि अरे यार ठीक है अपन देख रहे हैं कि यार ये तो क्या है ना कि एक अरेंजमेंट बनाया है इन्होंने, तो अपन को यहाँ पे गार पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो फिर अपन गार को पिक्चर में लाएंगे और इसकी हटा देंगे, ये इसकी हट साले तू हट यहाँ से। ठीक है, हमको पता है कि तू है ना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का ग्लोबल लिमिटेड है, तू कंपनी है और तू तू ही सारा काम करवा रहा है। ठीक है, तो तेरे से पैसे हम लेंगे। ठीक है, तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो आओ अपना आंसर अपन देखते हैं। ठीक है, तो यही पूरे मैंने आपको पिक्चर बता दी है सही से। ठीक है, तो यही अपना आंसर देखो, इतना 2-4 लाइन का ही बना है। इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज नो कॉमर्शियल नेसेसिटी टू क्रिएट सेपरेट फर्म। ठीक है, मतलब कोई कॉमर्शियल नेसेसिटी नहीं थी एक अलग से फर्म बनाने की, एक्सेप्ट टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट, सिर्फ टैक्स बेनिफिट को छोड़ के। अगर टैक्स बेनिफिट को छोड़ दे तो और कोई पर्पस ही नहीं था उसको बनाने का। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज फर्म दे रही है वो वही सर्विसेज ग्लोबल लिमिटेड दे ही रही थी। ओके, द फर्म वॉज ऑल्सो ओनली ऑन पेपर एज द मेन पावर वॉज ड्रॉन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, वो जो फर्म है सिर्फ पेपर के ऊपर दिखा रहे हैं, बाकी जो मेन पावर है वो कौन कौन दे रहा है, कंपनी ही दे रही है। द फर्म डिड नॉट हैव एनी कॉमर्शियल सब्सटेंस, फर्म के पास कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। मोर ओवर इट इज द केस ऑफ ट्रीटी एब्यूज। ठीक है, हम जो DTAA की ट्रीटी बनाई थी उसका एब्यूज करने के लिए बनाया, तो ये क्या है, केस है ट्रीटी एब्यूज करने का। हैंस, ठीक है, गार में भी इन्वोक्ड और डिसरिगार्ड द फर्म। ठीक है, गार क्या करेगा, इन्वोक्ड हो जाएगा, मतलब गार पिक्चर के अंदर आ जाएगा और डिसरिगार्ड कर देगा फर्म को कि ठीक है फर्म को फर्म मानेगा ही नहीं। एंड द टैक्स पेमेंट फॉर आर्किटेक्चरल सर्विसेज एस फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज,
हाउएवर द रेट ऑफ टैक्स सच पेमेंट शेल बी एप्लीकेबल अंडर द ट्रीटी इफ मोर बेनिफिशियल, ठीक है। पर क्या है ना कि जो ठीक है अपन टैक्स लगा देंगे, ऑब्वियसली अपन किस पे टैक्स लगाएंगे, अपन कंपनी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, लेकिन उस कंपनी पे कौन से रेट से टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो उस कंपनी के ऊपर उस रेट से टैक्स लगाएंगे जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि क्या कि या तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो टैक्स रेट दे रखी थी वो लगा दे, वो फॉरेन कंपनी केस वाली, ओके। या फिर क्या करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि DTAA के अंदर अगर हमने कोई रेट दे रखी थी और वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल थी तो उस रेट से हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल थी तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल थी तो उस रेट से हम टैक्स लगा देंगे। तो इसी के साथ में अपन ने क्या किया, अपन ने पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। हमने पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी कर लिए और पूरे कॉन्सेप्ट भी देख लिया और ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है, ओके। मतलब सवा घंटे के अंदर, एक सवा घंटे के अंदर अपन ने पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और ठीक है टैक्स अवॉइडेंस, ओके। टैक्स अवॉइडेंस का ऐसा कोई मतलब इतना कोई मतलब नहीं निकल रहा था डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन भी आप करोगे तो चल जाएगा। उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होते हैं RTP MTP के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो आए तो देख लेना पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर वाले, ठीक है। मेरे मेरे यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखे थे मैंने सब बता दिए, ठीक है, मॉड्यूल वाले, ओके। तो मॉड्यूल के अलावा मोर ओवर पे आपको क्वेश्चंस देखने रहेंगे तो आप वो देखना, क्योंकि क्या है ना कि ठीक है, क्योंकि ये DTAA के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं वो वही रहेंगे, आप खाली बस एक बार देख लेना तो आपके दिमाग में रह जाएंगे। मैंने जितना बताया वो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में रह गया होगा, ओके। तो लेक्चर यहाँ तक देख लिया है तो ठीक है, लाइक कर देना चैनल को, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे अच्छी वीडियो तो लाइक मत करना, डिसलाइक मार देना, ठीक है। और कमेंट में डाल देना कि सर अच्छा नहीं पढ़ाया, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाओ, ऐसे करके, ठीक है। और कमेंट वमेंट मार देना अगर अच्छा लगे तो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई इशू आ रहा हो कि ठीक है सर ये चीज़ और समझ में नहीं आई थी, ये और अच्छे से समझाओ ऐसे ऐसे करके, तो वो भी आप पूछ लेना तो मैं बता दूंगा, ओके। ठीक है, बाय, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और शायद होगा वो ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर होगा शायद, ओके। ठीक है सर, हम समझ गए, जाओ अब यहाँ से, ठीक है, तो जाते हैं, ओके बाय, टेक केयर।